स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से अर्थशास्त्र से वर्कशीट 72 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 31 दिसंबर 2020 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पुनरावृत्ति। बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है एक अंक वाले। ये 5 प्रश्न जो हैं वो 1 2 3 4 5 ये 5 प्रश्न जो हैं वो 1 अंक वाले हैं। उसके बाद लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 3 से 5 अंक वाले हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं जो कि 3 से 5 अंक वाले हैं। और उसके बाद स्रोत आधारित प्रश्न है बच्चों, 4 अंक का है। इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, A, B, C, D इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आइए बच्चों एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं और उनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, तृतीयक क्षेत्रक की सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्रक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक का प्रमुख उद्देश्य लोगों को सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करना होता है। निजी क्षेत्रक का प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्रक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत लोगों को वर्ष के कुछ महीनों या कुछ दिनों या कुछ महीनों काम नहीं मिलता है, जैसे कृषि में मौसमी बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीद कर और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचकर कृषक और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता करती है। ठीक है। चलिए बच्चों, ये 1 नंबर वाले प्रश्न थे जो कि हमने अभी करा। आइए अब लघु या दीर्घ प्रश्न है 3 से 5 अंक वाले, आइए इनको करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आर्थिक क्रिया ऐसी क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया आदि। और गैर आर्थिक क्रिया बच्चों ऐसी क्रिया जिनसे हमें आय की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई करना, ये गैर आर्थिक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करना है बच्चों। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक में देखते हैं, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है बच्चों। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। किसका? सार्वजनिक क्षेत्रक का। और सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा रोजगार सुरक्षा दी जाती है बच्चों। सार्वजनिक क्षेत्र में सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण बच्चों देख लेते हैं, रेलवे और डाक आज जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और निजी क्षेत्र क्या है? निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। निजी क्षेत्र का उद्देश्य बच्चों अधिकतम लाभ कमाना होता है। रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। ठीक है। और इनका सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती है इसमें निजी क्षेत्र में। और निजी क्षेत्र के उदाहरण में जैसे जियो आपका चल रहा है, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड है, ये सब निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं बच्चों। तो संगठित क्षेत्र क्या है? अधिक वेतन प्राप्ति। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत अधिक वेतन मिलता है, नौकरी सुरक्षित है, कार्य की स्थितियां अच्छी हैं, कर्मचारी योजनाओं का लाभ है इसमें, और कार्य अवधि, काम के घंटे निश्चित हैं, टाइम भी इसमें निश्चित है कि इतनी देर तक आपको काम करना है। और संगठित क्षेत्र का उदाहरण है बैंक बच्चों। असंगठित क्षेत्र का उदाहरण बच्चों देख लेते हैं। असंगठित क्षेत्र क्या है? इसमें कम
वेतन मिलता है, नौकरी सुरक्षित नहीं होती है, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं, कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होता है। ठीक है, अवधि कर देना बच्चों यहाँ पर, अवधि, ठीक है, इसको अवधि कर लेना। और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते हैं बच्चों? प्राइवेट ट्विटर वगैरह जो हैं वो आपके असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के अनुसार काम का अधिकार सक्षम एवं जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी गई है। असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और 33% कार्य महिलाओं के लिए इसमें सुरक्षित किया गया है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य बच्चों गरीबी को कम करना तथा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है बच्चों? तो आइए देखते हैं। फिर पहले तो ये जान लेते हैं बेरोजगारी क्या है। तो जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य हो तथा काम करना चाहता हो लेकिन उसे काम ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन कौन सी है? पहले तो मौसमी देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत लोगों को वर्ष के कुछ विशेष दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता है, जैसे कृषि में मौसमी बेरोजगारी की समस्या है। ऐसे अगला है आपका शिक्षित बेरोजगारी। तो जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसे जो है शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एमए बीएड किए हुए व्यक्तियों को अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो शिक्षित बेरोजगारी है। ठीक है, अगला इसमें है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी बच्चों। तो ये कौन सी बेरोजगारी होती है? कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे बच्चों। ठीक है, अगला अब ये तो हो गया आप हमारे 3 से 5 अंक वाले प्रश्न हो गए। अब स्रोत आधारित प्रश्न है बच्चों, 4 अंक का है, जो कि आइए देखते हैं। तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। इसमें पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं बच्चों। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादकों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादकों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। पिछले कुछ सालों से में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी के रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह बेरोजगारी छिपी हुई होती है। इस प्रकार की समस्या को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों में उत्पादकों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादकों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल की मूल्य भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं? जब कभी आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हों या योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहे हो तो इसे अल्प रोजगार कहते हैं। ठीक है, अल्प रोजगार कहते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए एक उपाय बताइए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, लघु उद्योग के द्वारा कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। छोटे छोटे कारखाने ग्रामीण स्तर में भी खोल करके जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। चलिए इस प्रकार से बच्चों आज का आपका कार्यपत्रक समाप्त होता है। बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें
2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।